बिहार एसआई का जो लास्ट परीक्षा 1275 पोस्ट के लिए हुआ है, उसमें प्रीलिम्स में पहला सिटिंग में जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे हम लोग। ज्योग्राफी के क्वेश्चन का जो है हम लोग अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हुआ, 6 अब हुआ, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन भारत के भूगोल से पूछा है। विश्व भूगोल से 1, 2 विश्व भूगोल से। खैर जो ई है ना, ई वाला क्वेश्चन, ये तो हम भारत के भूगोल में भारत की कृषि पढ़ाते हुए बतलाते हैं, तो इसको विश्व भूगोल मानना उचित ना है। मान लिया वो अलग चीज है, ठीक है, 2 को मान लीजिए। फिर बिहार से 1, 2, 3, मतलब भूगोल से टोटल देखिए, भूगोल से अगर हम लोग देखें, इंडियन ज्योग्राफी 9, वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 और बिहार ज्योग्राफी 3। 9, 2, 11, 3, 14 क्वेश्चन में अकेले 9 भारत के भूगोल से पूछा जा रहा है। तो जो 14 क्वेश्चन में अकेले 9 क्वेश्चन भारत के भूगोल से पूछा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि हमें ज्योग्राफी में तैयारी के दौरान इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहला दिशा निर्देश आज के क्लास में आपके लिए यही है कि अगर आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, 1275 में जो प्रश्न पूछा गया है वो ये कह रहा है। समझ गए बात को? तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एकदम डाटा वाला है। और इंडियन ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ते हैं, 14-15 चैप्टर पढ़ाया जाता है इंडियन ज्योग्राफी में। उसमें पहला चैप्टर होता है भारत एक परिचय। और भारत एक परिचय नामक चैप्टर में ही आपको भारत के विषय में बतलाया जाता है। भारत कौन गोलार्ध में है, भारत कौन देशांतर में है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, सबसे छोटा कौन है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा छोटा कौन है। उसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए ज्योग्राफी में जो भारत एक परिचय नामक चैप्टर है ना, वो है आसान, लेकिन अगर आप अच्छे से क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे उस पहला चैप्टर से एगो क्वेश्चन रहता है और आसान ही रहता है। हमको लगता है हर विद्यार्थी बना करके आता है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से आसान प्रश्न को भी, एग्जाम प्रेशर की वजह से जो है आसान प्रश्न को भी गलती करके आप लोग आ जाते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आंसर तो आपको मालूम होगा, हम भी आपको बता देते हैं। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में भारत एक परिचय नामक जो पहला चैप्टर है, उसको अच्छे से रिवाइज करके आप निश्चित तौर पर जाइएगा। समझ गए?
सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है आपको राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र, चौथा स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथा स्थान पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए वहीं अगर बात की जाए सबसे छोटे राज्य की, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा। देखिए एक तरफ राजस्थान, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और दूसरी तरफ गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर, 3,702 वर्ग किलोमीटर। समझ गए? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, वही अगर सबसे छोटा पूछेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोवा। ये प्रश्न थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना, क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है इसको समझिए, और हमेशा क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? यानी भारत से तिब्बत आपको जाना है, लेकिन उस अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करना है। क्वेश्चन डिमांड ये कर रहा है, पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा दो देशों की जो सीमा होती है, दो देशों की जो सीमा होती है उसी सीमा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। दो देशों की जो सीमा होती है उसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जैसे आपको ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ये जो ब्लैक लाइन खींचे हैं ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। फिर ये नेपाल और भारत के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा, नेपाल और भारत के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, नेपाल और भारत के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये। फिर भारत और भूटान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये। फिर भारत और म्यांमार के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, दो देशों की सीमा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। दो देश की जो सीमा होती है उसी को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अब आइए पुनः क्वेश्चन, कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? मतलब आपको तिब्बत जाना है, तिब्बत जाना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करना है। पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। पार किए बिना मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करना है लेकिन तिब्बत जाना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करना है लेकिन तिब्बत जाना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करना है लेकिन तिब्बत, बात समझे? तो अब देखिए तिब्बत है कहां? तिब्बत की अगर हम लोग बात करें तो मानचित्र पे जब आप आइएगा फट गया ना,
ज्यादा जूम करने से फट जाता है। चलिए ठीक है, देखिए समझिए, भारत के उत्तर में चीन है। यह है आपको चीन का बॉर्डर। यह चीन। अब तिब्बत कहां है? तो तिब्बत है चीन के दक्षिण पश्चिम में। अब चीन का दक्षिण पश्चिम किधर है? कोई भी मानचित्र लेते हैं, उसका ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब, बायां भाग पश्चिम। तो चीन का दक्षिण इधर है, पश्चिम इधर है। तो चीन के दक्षिण पश्चिम में तिब्बत है। चीन के दक्षिण पश्चिम में क्या है आपको? तिब्बत। चीन के दक्षिण पश्चिम में तिब्बत है। यह तिब्बत का इलाका है, यह तिब्बत का इलाका है। और तिब्बत की अगर आप बात करेंगे तो तिब्बत म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है, तिब्बत भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, तिब्बत नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, और तिब्बत भारत के साथ भी सीमा बनाता है। तो जो तिब्बत है म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, जो तिब्बत है भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, जो तिब्बत है नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, और जो तिब्बत है भारत के साथ भी सीमा बनाता है। अब देखिए, अगर आपको तिब्बत जाना है तो आप नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके तिब्बत जा सकते हैं। अगर आपको तिब्बत जाना है तो आप भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके तिब्बत जा सकते हैं। और अगर आपको तिब्बत जाना है तो तिब्बत तो म्यांमार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तिब्बत की अगर हम लोग बात करें तो तिब्बत म्यांमार के साथ सीमा नहीं साझा कर रहा है। तो आप अगर भारत से म्यांमार जाते हैं, फिर म्यांमार से तिब्बत जाते हैं, तो म्यांमार के रास्ते भी आप तिब्बत जा सकते हैं। आप भारत से नेपाल जाइएगा, नेपाल से तिब्बत जाइएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कीजिएगा। आप भारत से भूटान जाइएगा, भूटान से तिब्बत जाइएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर रहे हैं। आप भारत से म्यांमार जा रहे हैं, म्यांमार से तिब्बत जा रहे हैं, आप अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना तिब्बत जाना है, तो तिब्बत जाने के लिए या तो नेपाल का रास्ता अख्तियार करना होगा, या भूटान का, या म्यांमार का। और इन तीनों कंडीशनों में अंतरराष्ट्रीय सीमा को आप पार कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये डिमांड कर रहा है, बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए हुए आपको तिब्बत जाना है। तो इस कंडीशन में अगर आपको तिब्बत जाना है तो आप भारत से सीधा तिब्बत चले जाइए, भारत से सीधा तिब्बत चले जाइए, भारत के उत्तरी भाग से सीधा तिब्बत चले जाइए। मतलब चीन आपको जाने की जरूरत ना है, तिब्बत जाने के लिए चीन आपको जाने की जरूरत ना है, तिब्बत जाने के लिए चीन जाने की जरूरत ना है, चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने की जरूरत ना है, चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने की जरूरत ना है। भारत के उत्तर में जो राज्य है, उत्तराखंड जैसे राज्य है, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य से खुदक के तिब्बत चले जाइए, उत्तराखंड से खुदक के तिब्बत चले जाइए। तो बिना भारत चीन के सीमा, बिना भारत चीन के अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके आप तिब्बत जा सकते हैं। इसका उत्तर होगा भारत चीन। आंसर डी गलत दिया हुआ है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा मैपिंग कीजिए, थोड़ा सोचिए, आंसर गलत दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा भारत चीन। उत्तर सुधार लीजिए, समझे हैं हो? आए फिर से समझा है? समझ गए? ठीक है, फिर से समझाते ही। लड़की बोलती है, लड़की लोग ऐसे भी हमसे बहुत ज्यादा नाराज होती है। होता क्या है जानते हैं, हम लड़की लड़का दोनों को एक समान मानते हैं। मतलब लड़का को भी कुटते हैं, लड़की को भी कुटते हैं, और लड़का को चार को गलत बात कहते, लड़कियों को कहते। तो इसी वजह से लड़की लोग को लगता
लगता है कि मास्टर हम ही लोग पे लगल रहता है। ऐसा कोई बात ना है, समझे, हम लोग के भलाई के लिए कहते हैं। अब आपको बुरा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़े कुछ कर सकते हैं, है कि ना है। आप लोग तो हमारा बुराई भी करवे करते हैं, हमको तो पता चलता है। आप लोग के बीच में हमारा स्पाई है, समझ गए। हर जगह हम अपना स्पाई रखे हुए हैं, कौन हमारे बारे में क्या बोलते हैं हमको पता रहता है। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा, कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब समझते हैं ना, वो दो देश की सीमा, दो देश के बीच की जो सीमा है वही अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत बांग्लादेश की सीमा, भारत चीन की सीमा, भारत नेपाल की सीमा, भारत भूटान की सीमा, भारत म्यांमार की सीमा, यही ना अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा समझ रहे हैं ना। जैसे जो मैकमोहन रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत और चीन के बीच है। जो रेड क्लिफ रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये सब अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। आशा करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आप समझ गए। अब आगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार किए बिना आप भारत से बच जा सकते हैं। मतलब आपको जाना कहां से है, भारत से। भारत से जाना कहां से है, भारत से, और जाना कहां है, तिब्बत। आपको भारत से तिब्बत जाना है, लेकिन किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार नहीं करना। नहीं, कहां जाना है आपको, तिब्बत। कहां जाना है, तिब्बत। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार, यही लड़की बोली थी, नहीं समझे हैं तो इसी से पूछेंगे। आपको कहां जाना है, तिब्बत, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार। क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ गए ना। अब आइए मानचित्र पर। देखिए, ये चीन है, ये चीन है, और डायरेक्शन आप जानते हैं। डायरेक्शन, ऊपरी भाग कौन दिशा, उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दाहिना भाग पूरब, बायां भाग पश्चिम। तो जो तिब्बत है ना, चीन के दक्षिण पश्चिम में है। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में है। तो तिब्बत, ये वाला इलाका तिब्बत है, ये वाला इलाका तिब्बत है, ये तिब्बत है, तिब्बत है। तो चीन के दक्षिण पश्चिम में तिब्बत है। अब तिब्बत भारत के साथ सीमा बनाती है, तिब्बत नेपाल के साथ सीमा बनाती है, तिब्बत भूटान के साथ सीमा बनाती है, तिब्बत म्यांमार के साथ भी सीमा बनाती है। अगर आप तिब्बत जाते हैं, भारत से नेपाल गए, नेपाल से तिब्बत गए, भारत से नेपाल गए, नेपाल से तिब्बत गए, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को आप पार किए, नेपाल की सीमा को पार किए, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए। अगर आप भारत से भूटान गए, भूटान से तिब्बत गए, तब पर भी आप भूटान को पार कर रहे हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए, एकदम किए। आप भारत से म्यांमार गए, म्यांमार से तिब्बत गए, तब भी आप अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए, एकदम। क्योंकि आप भारत से नेपाल जा रहे हैं, नेपाल से तिब्बत, अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर रहे हैं, देश को पार कर रहे हैं, राष्ट्रीय सीमा को पार कर रहे हैं। लेकिन भारत के जो उत्तर में राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां से आप सीधे भारत से तिब्बत चले जाइए, वहां से आप सीधे भारत से तिब्बत चले जाइएगा। वहां से आप जाने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करने की कोई जरूरत, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करने की जरूरत, आखिर क्या होगा, चीन होगा। तो तिब्बत जाने के लिए चीन जाने की जरूरत है, हो एकदम जरूरत ना, समझे हो। चलिए ठीक है, एक बार घर पे जाकर के इस सब बात को फिर से रिमाइंड कीजिएगा, ठीक है। दो बार बता
एक बार घर पे जाके रिमाइंड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर अभी समझ में नहीं आया तो आंसर हो जाएगा भारत चीन सीमा। आंसर सुधार लीजिएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुदरे मुख क्या है? देखिए भारत भारत देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के दक्षिण में पूर्वी भाग में, भारत के दक्षिण में पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, भारत के दक्षिण में पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी भारत के 6 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मिली हुई है। भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के अंतर्गत ही माउंट एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आता है, केटू आता है, नामचा बर्मा आता है, नंदा देवी आता है। ये सब पर्वत आता है या नहीं आता है? एकदम आता है। उसी प्रकार से जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र में कालसुबाई और महाबलेश्वर की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कालसुबाई, महाबलेश्वर, बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी है या पर्वत चोटी है? ये सब पहाड़ी है या पर्वत चोटी है? तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पर्वत चोटी। और ये है कहां? कर्नाटक में। कर्नाटक में। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, गौर से सुनिए ये बात। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना, तो इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाते हैं तो शुरुआती 5 चैप्टर का नाम हम आपको बोल रहे हैं। भारत एक परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के पर्वत पठार मैदान, भारत के अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र में ही नदी, झील, झरना, जलप्रपात सबके विषय में पढ़ते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, फिर इसके बाद सहायक नदी, ये सब पढ़ते हैं। और भारत की जलवायु, ये 5 चैप्टर। अब गौर कीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी में अगर 9 प्रश्न पूछा है तो लगभग 50% प्रश्न यही 4-5 चैप्टर से आपको मिल जाएगा, यही 4-5 चैप्टर से मिल जाएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो शुरुआती 4-5 चैप्टर है, विशेष तौर पर भारत एक परिचय, भारत के पर्वत पठार मैदान और भारत के अपवाह तंत्र, ये 3 चैप्टर पॉलिटी में बहुत, ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो महत्व इतिहास में साहित्य का है, साहित्य का है, इतिहास में साहित्य के महत्व आप समझ रहे हैं? जो महत्व इतिहास में साहित्य का है, वही महत्व भूगोल में भारत एक परिचय, भारत के पर्वत पठार मैदान और भारत के अपवाह तंत्र नामक चैप्टर का है। तो यहां से हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि तीनों चैप्टर को अच्छे से गहराई में जाकर के, नोट का सहारा लेकर के, अलग अलग किताब का सहारा लेकर के इन तीनों चैप्टर को अच्छा कर लीजिए। और इन तीनों चैप्टर को अच्छा करने से आप सिर्फ
बिहार एसआई एग्जाम में ही अच्छा नहीं कर सकते हैं, बल्कि बिहार के भीतर होने वाले हर एग्जाम में, चाहे वह बिहार पुलिस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार के भीतर हर एग्जाम में आप बेहतर करके आ सकते हैं। ये सलाह था, मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर है। अब देखिए, पहले इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा कम पूछ जाते थे, अब जानते हैं अब इस प्रकार के प्रश्न एगो पूछ ही दिया जाता है। कभी पूछेगा ओडिशा का बादाम पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, कभी पूछेगा छत्तीसगढ़ का बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, कभी पूछेगा मध्य प्रदेश का पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, कभी पूछेगा छत्तीसगढ़ का बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है, कभी पूछेगा राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मतलब भारत के जो प्रमुख औद्योगिक नगर है, जो अलग अलग खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार के चीजों पर भी थोड़ा फोकस करना है। और इन चैप्टरों पर अभी भी विद्यार्थी का बहुत ज्यादा अच्छा पकड़ नहीं होता है, इसी वजह से इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अच्छा करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अच्छा करते हैं तो आपका रिजल्ट होता है, आपका मेरिट बनता है। और यही सब क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो एवरेज स्टूडेंट से आप अच्छा है। और रिजल्ट एवरेज स्टूडेंट से अच्छा का ही होता है, एवरेज स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता, समझ गए। तो बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो बेलाडीला खान है यह है आपको छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला खान है। छत्तीसगढ़ का बेलाडीला खान लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला खान लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के बेलाडीला खान के अलावे और भी भारत में कई सारे शहर हैं जो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जैसे झारखंड का पलामू और सुंदरपुर, जैसे महाराष्ट्र का रत्नागिरी, जैसे तमिलनाडु का सलेम और नीलगिरी, जैसे ओडिशा का कालाहांडी क्षेत्र, नहीं वो तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ओडिशा का बादाम पहाड़ी, ओडिशा का बादाम पहाड़ी, ये सब लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये सब लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको क्या करना चाहिए जानते हैं, विशेष तौर पर देखिए कुछ खनिज का नाम हम आपको बताते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोह अयस्क। लोह अयस्क इसके बारे में कई दफा पूछा गया है, समझ गए। तो लोह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया। ये सब खनिज के लिए भारत के कौन से शहर प्रसिद्ध है, इस सबको दिमाग में रखना है। इस सबका जो है एक आपको नोट बना लेना चाहिए आप, ठीक है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? देखिए, गंगा के मैदान में, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से बनता है। देखिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप सुनिएगा। गंगा नदी, गंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है और बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो गंगा नदी का ये अपवाह क्षेत्र है। तो गंगा नदी जब गंगा नदी में जल जब बहती है तो गंगा नदी का जल कुछ अवसाद, कुछ बालू कंकड़ पत्थर इत्यादि को अपने साथ बहा कर ले जाती है और उसको आगे चलकर जमा कर देती है और उसी से गंगा के मैदान का निर्माण होता है। और गंगा के मैदान का विस्तार मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान का विस्तार सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। गंगा के मैदान का विस्तार सबसे
सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। गंगा के मैदान का विस्तार सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलेगा और नदियों के द्वारा जो बहाकर अवसाद लाई जाती है उसका जो निक्षेपण होता है, उसी से जो मिट्टी बनता है उसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी का परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, या जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब गंगा नदी जो बहाकर अवसाद लाया है उसके निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है और गंगा का मैदान बिहार और उत्तर प्रदेश में है, तो जलोढ़ मिट्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलेगा। और जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है और जलोढ़ मिट्टी में हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है और इसी वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है और इसी वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतना ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाया गया जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको हम लोग खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाया गया जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको हम लोग खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। खादर अधिक उपजाऊ होता है, नई मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है, पुरानी मिट्टी कम उपजाऊ होता है। नई मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है, पुरानी मिट्टी कम उपजाऊ होता है। पुरानी यानी बांगर कम उपजाऊ होता है, नई यानी खादर अधिक उपजाऊ होता है। इसी वजह से आप देखते होंगे जिन इलाकों में बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद जो फसल लगाया जाता है बहुत अच्छा उत्पादन होगा, काफी अच्छा उत्पादन होगा। जैसे नया स्टूडेंट जो सादा कागज की तरह है उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी। जो पहले से है पुराना हो चुका है, शिथिल पड़ चुका है, उसकी उत्पादकता आपको कम होगी। उसको क्या लगता है जानते हैं? तो लगता है सब्जी तो फर ले क्या पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी चीज को जब तक आप शिद्दत से चाहते हैं, जब तक आप उसके पीछे लगे रहते हैं, तब तक ही वो आपका अपना रहता है। जिस रोज थोड़ा सा आप अपना नजर इधर उधर भटकाए उस रोज आपको धोखा मिल जाएगा। तो किताब कॉपी में भी ये रूल रेगुलेशन लागू होता है। जब तक आप बार बार चीजों को देखते रहेंगे तब तक वो आपका अपना रहेगा। जिस रोज आप में ये आ गया कि है पढ़ ले है, उस रोज वो चीज आपका अपना नहीं रहेगा और एग्जाम में वो सब चीज आपको धोखा दे देगा और आप बेहतर विद्यार्थी होते हुए भी आपका रिजल्ट रुक जाएगा। कितनों बार पढ़े हैं फिर भी पढ़िए, फिर भी पढ़िए। हम लोग अभी भी पूरे दिन का टारगेट ले लेते हैं कि पूरे अगले दिन क्या पढ़ाना और रात में उसको देख लेते हैं एक बार, ताकि डाटा मिस ना हो, माइंड है क्लिक कर सकता है। तो हम लोग भी बार बार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक के बार पढ़ लिए बस हो गया, नहीं, बार बार पढ़ रहे हैं। इसी वजह से याद है। आप भी बार बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। नहीं पढ़िएगा नहीं होगा याद। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा खादर। खादर। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबको लगता है सबसे ज्यादा बेकारी हम व्हाट्सएप पे फोन कर देता है। समझिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बात आप गौर किए, बिहार ऐसा एग्जाम में इस टॉपिक से
उठाता है 2 प्रश्न उठा लेगा। राजधानी से प्रश्न उठाया 2 उठा लिया, गंगा के मैदान से प्रश्न उठाया 2 उठा लिया। तो बिहार एसआई एग्जाम में अगर कोई टॉपिक एकदम छोड़ के गए 2-3 प्रश्न पूछ लिया, काम खत्म आपका, समझ गए। तो गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए गंगा के मैदान, गंगा के मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। गंगा के मैदान का निर्माण गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान का विस्तार उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा के मैदान है, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर मध्य गंगा का मैदान है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। और निचली गंगा का मैदान है पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बिहार में कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर जैसे जिला आते हैं, और पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल है। आप याद कीजिए, कटिहार, भागलपुर, अररिया, किशनगंज जैसे जिला किस चीज का उत्पादन करता है? जूट उत्पादन में अग्रणी है। और पश्चिम बंगाल कौन चीज के उत्पादन में अग्रणी है? जूट के उत्पादन में अग्रणी है, जूट के उत्पादन में अग्रणी है। क्योंकि जूट के उत्पादन के लिए जो अनुकूलतम परिस्थितियां चाहिए, जूट के उत्पादन के लिए वो अनुकूलतम परिस्थितियां निचली गंगा के मैदान में देखने को मिलता है, पूर्वी बिहार में और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो इसलिए निचली गंगा का मैदान जो है जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, निचली गंगा का मैदान जो है जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जो जूट है इसे भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जूट अखाद्य पदार्थ है, मतलब खाने योग्य पदार्थ नहीं है। जूट का प्रयोग बोरा बनाने में होता है, जूट का प्रयोग श्रृंगार प्रसाधन में होता है, जूट का प्रयोग कालीन बनाने में होता है। कालीन जो शादी सब में देखते होंगे, दरी दरी सब बिछाया जाता है, उस सब में होता है, उस सब चीज में जूट का प्रयोग होता है। और भारतीय जूट को बांग्लादेश की जूट से कड़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है, कड़ी प्रतिस्पर्धा करना होता है। भारतीय जूट को कड़ी टक्कर बांग्लादेश का जूट ही जो है आपको देता है, समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट, एकदम सही उत्तर है, समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो मध्य गंगा का मैदान है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है मध्य गंगा का मैदान, समझे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जूट। और मध्य गंगा का मैदान गेहूं के लिए भी प्रसिद्ध है, मध्य गंगा का मैदान गेहूं के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन? सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश करता है। और सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल हट गया है, तेलंगाना कौन करता है? तेलंगाना, समझे? तो मध्य गंगा का मैदान बाढ़ के लिए और गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। आगे भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह था। इस प्रकार का प्रश्न पिछले दिनों डेली टेस्ट में दिए थे ना? देखिए यहाँ पर
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को आधार बनाकर इस प्रश्न का उत्तर देना। तो अगर भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, जहां की साक्षरता दर है 94%। दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 91.8%। तीसरा स्थान पर है मिजोरम, 91.3%। चौथा स्थान पर है गोवा, 88.7%। और पांचवा स्थान पर है त्रिपुरा, 87.2%। 87.2%। तो ओवरऑल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, पहला स्थान केरल, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मिजोरम, चौथा गोवा, पांचवा त्रिपुरा। तो ओवरऑल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम। और भारत में साक्षर होने का, लिटरेट होने का क्या शर्त? अगर आपका उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और आप किसी भी एक भाषा में लिखना और पढ़ना जानते हैं तो आप क्या है? साक्षर। 2011 के लास्ट जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% है या 74% है, आप मान करके चल सकते हैं। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जनगणना से ही रिलेटेड था और ये क्वेश्चन भी जनगणना से ही रिलेटेड है। मतलब जनगणना से क्वेश्चन उठाया है तो दो क्वेश्चन उठा लिया। तो फिर से ये साबित होता है कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आराम से पूछता है बीआरएसआई। तो लिंगानुपात सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही होता है लिंगानुपात। भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहां का लिंगानुपात 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप है, जहां 618 महिला प्रति 1000 पुरुष है। दमन और द्वीप में 1000 पुरुष पर मात्र 618 महिला, 1000 पुरुष पर मात्र 618 महिला है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपको दमन और द्वीप। और सबसे अधिक पूछता तो क्या हो जाता? पुडुचेरी, 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष, यानी वहां पर 1000 पुरुष पर 1037 महिला है, मतलब ज्यादा महिला, यहाँ पर काफी कम। वहीं अगर राज्यों में देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जहां का लिंगानुपात 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। और सबसे कम है हरियाणा, 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। इसी वजह से केंद्र की मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया। समझिएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। लोकटक झील भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में आने वाले झीलों में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। मणिपुर का लोकटक झील भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। इस लोकटक झील में ही एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है और इस लोकटक झील में ही जो एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो मणिपुर के लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। और जो किबुल लामजाओ
संगाई हिरण पाई जाती है। एकमात्र किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर संगाई हिरण पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किबुल लामजाओ। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। इससे होकर रामगंगा नदी बहती है। इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। मानस नेशनल पार्क असम में है। भारत में जितने भी नेशनल पार्क है उन सभी नेशनल पार्कों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क है लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है क्या कहलाता? दिगंशीय कहलाता है। याद रख लीजिएगा। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम। क्रमवार मतलब क्रमवार नियोजित मतलब सिलसिलेवार ढंग से अच्छे तरीका से। मतलब एक फसल कटा दूसरा लगेगा। जैसे एक रबी होता है एक खरीफ होता है, तो एक रबी और एक खरीफ के बीच में दलहनी फसल लगा दिया जाए ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। यही होता है सुव्यवस्थित या क्रमवार नियोजित फसल चक्र। देखिए जैसे मान लिया जाए कि जो है आपको खेत में गेहूं लगाए, पत्ती छोड़ दिए, चावल लगाए, तो वो चावल का अच्छा उत्पादन नहीं होगा। लेकिन गेहूं लगाए, एगो दलहनी कोई लगा दी और तब चावल लगाई तो चावल का अच्छा खासा उत्पादन होगा। ये जो खरीफ और रबी के बीच में दलहनी फसल लगा दिया जाता है ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। यही सही फसल चक्र कहलाता है और इसी को क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं सब चीजों को लाया जाता है। या फिर जैसे रबी का फसल उगाए, खेत परती छोड़ दिए, गोबर खाद मार दिए ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बन जाए, फिर से दूसरा फसल लगा दिए। ये सब नियोजित तरीका से हुआ। जैसे कोई स्टूडेंट काफी अच्छे से पढ़ेगा, मतलब सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेगा। मतलब कोई स्टूडेंट जैसे मान लिया जाए स्टडी मटेरियल ले लिया, जितना पढ़ाया गया हो उसका बार बार रिवीजन कर रहा है सिलसिलेवार ढंग से। बायोलॉजी खत्म हो गया है, बायोलॉजी का रिवीजन कर रहा है। मॉडर्न खत्म हो गया, मॉडर्न का रिवीजन कर रहा है। पॉलिटी खत्म हो गया, पॉलिटी का रिवीजन कर रहा है। जिस मटेरियल से पढ़ा है उसी का रिवीजन कर रहा है। तो इन नियोजित तरीका से काम करना हुआ। अब पढ़े हैं स्टडी मटेरियल, आज जाकर के घटना चक्र का रिवीजन करो, ना तो स्टडी मटेरियल अपना हो पाएगा ना घटना चक्र अपना हो पाएगा। इसमें हो जाएगा आपका जीवन बर्बाद। तो इसी वजह से नियोजित तरीका से प्लान्ड वे में चीजों को करना और एक बार सबसे निर्धारित कर देना, हमको यही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है चाहे रिजल्ट हो या ना हो। मतलब ये होना चाहिए। देखिए किसी भी चीज को एक बार पूरा शिद्दत से लगिए, किसी भी चीज में एक बार पूरा शिद्दत से लगिए और देखिए परिणाम बेहतर होगा। ये नहीं कि आधा दिल लगी इससे भी किए, आधा दिल लगी उससे भी किए, आधा दिल लगी तीसरी से भी, तो उसमें कोई भी आपका अपना नहीं हो पाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब है आधा लुसेंट किए, आधा घटना चक्र किए, आधा संस्थान का स्टडी मटेरियल, कोई भी आपका अपना नहीं हो पाएगा। जिससे लगाना है पूरी शिद्दत के साथ लगाना, यही होता है नियोजित तरीका से, प्लान्ड वे में। समझ गए? तो जब किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाया जाता है उसको कहते हैं फसल चक्र।
समझ गए? तो अच्छा फसल चक्र खेत की उर्वरा शक्ति को बनाकर रखता है और अच्छा फसल चक्र मृदा अपरदन को रोकता है। मृदा अपरदन को रोकता है। अच्छा फसल चक्र मृदा अपरदन को रोकता है, मतलब मृदा के विनाश को रोकता है, मृदा की उर्वरा शक्ति के ह्रास होने में रुकावट पैदा करता है अच्छा फसल चक्र। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपके जीवन में भी लागू होता है। तो आंसर हो जाएगा फसल चक्र। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? आप सब लोग जानते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का 12वां स्थान है, राज्य में 12वां स्थान है, राज्य में 12वां स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं, राज्य में 12वां स्थान है। और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में है। बिहार 38 जिला है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला वेस्ट चंपारण, दक्षिणी जिला गया, पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर। पश्चिमी जिला कैमूर, समझ गए? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? देखिए, कोसी नदी की बात करेंगे तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है और कोसी नदी नेपाल में बहने के बाद बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है और पूरे उत्तर बिहार में फैल जाती है। मार्ग परिवर्तन करने में माहिर है कोसी नदी, मार्ग परिवर्तन करने में माहिर है। कभी उत्तर बहेगी, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम। पूरे विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी के कारण ही उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त होता है। उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण है कोसी नदी। और कोसी नदी के कारण ही उत्तरी बिहार जो बाढ़ग्रस्त रहता है, भारी जानमाल की क्षति उत्तरी बिहार के लोगों को होती है, जिस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी आगे चलकर बिहार के विभिन्न जिलों में बहती हुई कटिहार में प्रवेश करती है और कटिहार में कुर्सेला के समीप आकर गंगा से मिल जाती है। कटिहार में कुर्सेला के समीप आकर गंगा से मिल जाती है, मतलब कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है और यह गंगा में मिलती है कटिहार के कुर्सेला में। और इस नदी की लंबाई कुछ बुक 720 किलोमीटर लिखता है और कुछ बुक 730 किलोमीटर भी लिखता है। कुछ बुक 720 भी लिखता है और कुछ बुक 730 किलोमीटर भी लिखता है। समझ गए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कटिहार का कुर्सेला। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट का भाग नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। बिहार में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी पाई जाती है जानते हैं? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी, जलोढ़े मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी अलग मिट्टी नहीं है, जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी हम लोग कहते हैं। तो कुछ बुक लिखेगा बिहार में सबसे ज्यादा कछारी मिट्टी पाई जाती है, तो उसका मतलब आपको जलोढ़े समझना है। अरे बिहार के बीचों बीच से होकर गंगा नदी बह रही है महाराज, और नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी होती है। और गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर बहती है और गंगा नदी बिहार को दो भाग में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। तो निश्चित तौर पर बिहार में जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट का भाग नहीं है, उत्तरी पश्चिमी। अब बिहार का मानचित्र देखिए, बिहार का मानचित्र देखिए। ये बिहार का उत्तर दिशा है, ये बिहार का दक्षिण दिशा है, ये बिहार का पूर्व दिशा है, ये बिहार का पश्चिम दिशा है। बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला इलाका हो गया। बिहार के उत्तर पूरब मतलब ये वाला इलाका हो गया। उत्तर पूरब मतलब ये वाला इलाका हो गया, ये वाला इलाका हो गया। बिहार के उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर और इधर पश्चिम, ये वाला इलाका हो गया। उत्तर पश्चिम में आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। उत्तर पूरब में आपको
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये सब जिला जो है उत्तर पूरब में आ जाता है। तो यहां पर जो आप देखिएगा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान का भाग नहीं है, उत्तरी पश्चिम। तो ऑप्शन में आप जाइए, जो पूर्णिया है वो बिहार के उत्तर पूरब में है या उत्तर पश्चिम? क्या होगा उत्तर? पूर्णिया। क्या होगा उत्तर? पूर्णिया। समझिए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है कहां? गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में। एकरा राजधानी है कहां की? घाना की। घाना की। देश राजधानी भी पूछने लगा है ना हो। रुपया मुद्रा है कहां की? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। प्लेइंग इट माय वे किसकी रचना? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? कला से है। किससे है? कला। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब करेंट अफेयर आ गया। तो देखिए, सुनिए, तो ज्यादा कुछ नहीं, आज बस इतना रहने दीजिए।